आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है हमारी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इसमें हमको मेनली जो भी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना है, उसमें पहला है हम बात करेंगे दो तरीके के कैपिटल होते हैं। जब भी इकोनॉमी में या किसी प्रोडक्शन यूनिट की बात करते हैं तो उसमें दो तरीके की पूंजी का यूज़ होता है। एक होता है फिजिकल कैपिटल और एक होता है ह्यूमन कैपिटल। दोनों की मीनिंग समझेंगे, फिजिकल कैपिटल क्या है और ह्यूमन कैपिटल क्या है या मानव पूंजी जिसको कहते हैं, और फिर दोनों के बीच में आपस में कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट सा है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। और उसके बाद हमारा मेन फोकस चूँकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे है, तो हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कुछ पॉइंट्स की। पहला कि अगर हमको ह्यूमन कैपिटल बनाना है, मानव पूंजी का निर्माण करना है, तो उसके सोर्सेज क्या हैं, क्या क्या चीज़ें करनी होंगी जिससे कि मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो सके। और जो ह्यूमन कैपिटल का फॉर्म इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, हम क्यों एज एक पूरे चैप्टर के रूप में पढ़ रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होगा हमारी लाइफ में, हमारी इकोनॉमी में या देश के डेवलपमेंट में। तो उसका जो ह्यूमन कैपिटल है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, और साथ साथ पॉइंट है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं आज के टाइम पे भी। चूँकि हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लैग करते हैं कि हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, हमारे पास युवा लोग इतने हैं, लेकिन उतना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो नहीं रहा है जिससे कि देश का डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन करने में या मानव पूंजी का निर्माण करने में। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर है हमारा एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। अब चूँकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए अगर हमको कोई मानव है और उसको मानव पूंजी बनाना है जिससे कि वो डेवलपमेंट में हेल्प कर सके या देश का फास्ट डेवलपमेंट कर सके, तो उसके लिए उसको एजुकेशन अच्छा मिलेगा। हम बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हायर एजुकेशन या और भी कुछ ढेर सारी उनको सुविधाएं देंगे, तभी जाके वो जो मानव है वो मानव पूंजी के रूप में बदल पाएगा। तो इसीलिए शिक्षा जो है हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट सा सेक्टर रहा है इंडिया में। तो उसको हम सेपरेट डिस्कस करेंगे कि आखिर एजुकेशन में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, उसका इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन का, शिक्षा का, उसमें कैसे ग्रोथ हुआ एजुकेशन में 1947 से या 1950 से आज तक, क्या क्या हमारे अचीवमेंट्स रहे, क्या हमने इलिटरेसी जो थी उसको कम किया या बच्चों की स्कूलिंग में कुछ ज़्यादा बच्चे स्कूल में आने लगे या ड्रॉप आउट रेट कम हो गया, क्या क्या चीज़ें हुई, अचीवमेंट्स क्या थे। और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए एजुकेशन में चैलेंजेस कौन कौन से हैं और फ्यूचर में क्या और अच्छा किया जा सकता है, इन सारी बातों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल की मीनिंग। इसमें फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल दोनों डिफरेंट हैं और दोनों का मतलब क्या है। तो फिजिकल का मतलब जैसे कहा गया है भौतिक चीज़ है, भौतिक पूंजी। फिजिकल कैपिटल रिफर्स टू बीइंग एज वन ऑफ द थ्री मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। जब भी प्रोडक्शन प्रोसेस होता है तो उसमें कई सारी चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे अगर आपको मशीनरी लगानी है, आपको रॉ मटेरियल लगाना है, आपको लैंड लेना पड़ेगा, तो ये सारी इसमें जो पूंजी लगती है उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल कैपिटल कहते हैं। फिजिकल कैपिटल कंसिस्ट आइटम लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, ये भी इन्वेस्टमेंट है हमारा, ये भी हमारे लिए पूंजी है, ये भी हमारे लिए कैपिटल है। लेकिन ये ऐसा कैपिटल है जिसको हम देख रहे हैं या उसको यूज़ कर रहे हैं, उसमें तो खराबी आती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिजिकल कैपिटल इंक्लूड्स मैन मेड गुड्स। इसमें जैसे मशीनरी है, ये भी मैन मेड गुड्स है। बिल्डिंग हो गई, मैन मेड है। इक्विपमेंट जो भी और भी बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्री में या प्रोडक्शन प्रोसेस में लगती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मैन मेड गुड्स दैट आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स। कुछ रॉ मटेरियल आता है और उसको हम फिनिश्ड गुड्स में या फाइनल गुड में चेंज करते हैं, तो उसके लिए बीच में कुछ कैपिटल्स या दो तरीके के कैपिटल्स का यूज़ होता है। एक हो गया फिजिकल कैपिटल जिसमें बिल्डिंग, मशीनरी, सारे इक्विपमेंट्स आते हैं, और दूसरा होता है ह्यूमन कैपिटल जो कि इनको एग्जीक्यूट करता है या इनको चलाता है, इनको रन करता है। तो एनी न्यू प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। अगर आपको कुछ नया प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करना है तो फिजिकल कैपिटल में यानी कि मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। वहीं दूसरा ह्यूमन कैपिटल क्या है,
ह्यूमन कैपिटल implies द नॉलेज विच ए वर्कर ब्रिंग टू द कंपनी इन द मैनर ऑफ एजुकेशन, टैलेंट, एबिलिटीज़, जो भी सारी चीज़ें हैं विच ही एंड सी हैज़ गैदर्ड ओवर टाइम। मतलब क्या हुआ, इतनी सारी मशीनरी, बिल्डिंग, सब कुछ होता है, लेकिन कोई फैक्ट्री लगती है तो उसमें कोई ह्यूमन भी काम करता है। और ह्यूमन काम क्या करता है, ह्यूमन के अंदर कुछ एबिलिटीज़ होती हैं, कुछ स्किल्स होती हैं, कुछ टैलेंट होता है जो उसने सीखा है। हो सकता है उसने हायर लेवल की पढ़ाई की हो, इंजीनियरिंग की हो, मेडिकल किया हो, जो भी चीज़ें उसकी जो स्किल्स हैं उनका वो यूज़ करता है इस फिजिकल कैपिटल को कंबाइन करके, और फिर रॉ मटेरियल को वो फाइनल गुड्स में चेंज करता है। तो वो जो ह्यूमन की जो स्किल्स हैं, वो जो ह्यूमन की एबिलिटीज़ हैं, जो उसका नॉलेज है, जिसकी हेल्प करके वो कुछ इनोवेशन कर सकता है, कुछ अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सकता है और देश के डेवलपमेंट को बढ़ा सकता है, तो उसकी जो नॉलेज है उसको हम ह्यूमन कैपिटल कह रहे हैं। ह्यूमन जो है वो दिखाई देता है, लेकिन उसकी नॉलेज, उसकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, उसकी जो एबिलिटी है, उसको हम देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, उसको केवल हम महसूस कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या लिखा गया है, ह्यूमन कैपिटल है ये। एज ए कॉन्सेंस द एम्प्लॉयज आर रिगार्डेड एज एन एसेट whose value can be enhanced by spending in their coaching and improvement like their assets। अगर हमको कोई ह्यूमन है, कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, और हम चाहते हैं कि आगे देश के डेवलपमेंट में हेल्प करे, तो हो सकता है उसको, तो हमको क्या देना होगा, उसको अच्छा एजुकेशन देना होगा, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी होगी, उसको सारी चीज़ें, सुविधाएं देंगे। इस सारी चीज़ों पे खर्चा करेंगे तभी ना जाके वो आगे कुछ कर पाएगा देश के लिए, उसकी एबिलिटीज़ बढ़ेंगी, उसमें कुछ स्किल्स आएगी, उसमें कुछ अगर उसको ट्रेनिंग देंगे तो ये सारी चीज़ें करेंगे, तो जो ह्यूमन है वो किस में चेंज हो जाएगा, ह्यूमन कैपिटल में चेंज हो जाएगा। जो अब अभी जो हमने डिस्कस किया उसी को हम दोनों को डिफरेंसेस की अगर देख लें, तो फिजिकल कैपिटल क्या है, इट इज़ अ टेंजेबल एंड कैन बी इजली सोल्ड इन द मार्केट लाइक एनी अदर कमोडिटी। अब कोई मशीनरी है, बिल्डिंग है, तो क्या है, इसको हम देख सकते हैं, इसको मार्केट में जाएगा कैसे भी, ये मशीनरी खरीद दो या इस मशीनरी को बेच दो। और ह्यूमन कैपिटल क्या है, इंटेंजेबल है, उसको सेपरेटली हम कहीं से देख नहीं सकते हैं। ह्यूमन दिखता है लेकिन उसके अंदर की स्किल एंड एबिलिटीज़ को हम देख नहीं सकते। बिल्ड इन द बॉडी, ये बॉडी में ही किसी के माइंड में कोई एबिलिटी है तो उसको कैसे देखेंगे, वो सारी चीज़ें। इट इज़ सोल्ड इन द मार्केट, इट इज़ सोल्ड इन द मार्केट, मार्केट में इट इज़ नॉट सोल्ड, इसको बेचा नहीं जा सकता ह्यूमन कैपिटल को, केवल उसकी सर्विसेज ली जा सकती हैं। अब कोई व्यक्ति है, उसके अंदर कुछ स्किल्स हैं, तो अपनी स्किल्स को ऐसा थोड़ी कि बेच देगा, ले जाओ भाई मेरे पास अब नहीं बची, ऐसा नहीं है। आप उसकी स्किल्स को हायर कर सकते हैं कि आप हमारे लिए ये काम कर दो, या मुझे ये दवाई दे दो, या मुझे ये सारी चीज़ें, मेरे कुछ इनोवेशन कर दो, मेरे लैब में काम कर लो। तो ह्यूमन कैपिटल ऐसा हुआ। फिजिकल कैपिटल एक ओनर है, उसने बेच दिया, अब उसके पास नहीं बचा। ह्यूमन कैपिटल जो उसका ओनर है, आप केवल उससे उसकी सर्विसेज ले सकते हो, उससे खरीद के उसकी कोई स्किल, जो उसकी एबिलिटी, वो ले नहीं सकते हो कि हाँ भाई तुमको अच्छी इंजीनियरिंग आती है, तुमने पढ़ी हुई है, तुम मुझे बेच दो। ठीक है। सेकंड है इट इज़ सेपरेट फ्रॉम इस ओनर। वही बात हुई कि जो फिजिकल कैपिटल है उसको उसके ओनर से अलग किया जा सकता है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल को अलग नहीं किया जा सकता है। इट इज़ कम्प्लीट, फिजिकल कैपिटल है, इट इज़ कम्प्लीटली मोबाइल बिटवीन कंट्रीज एक्सेप्ट सम आर्टिफिशियल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। फिजिकल कैपिटल में जो गुड्स आती हैं वो दो देशों के बीच में या दो एरियाज़ के बीच में आसानी से मूव कर सकती हैं, अगर दो देशों के बीच में कोई ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस या कोई प्रतिबंध नहीं लगाया तो। ह्यूमन कैपिटल का मूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हम यहाँ अमेरिका में या ब्रिटेन में अपनी वस्तुएं भेज सकते हैं, लेकिन हम कहें कि हमारे व्यक्ति वहाँ पर जाके काम करें या वहाँ जाके अपनी सर्विसेज दें, तो उसमें ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको वीज़ा, आपके ये टेस्ट पास करना होगा, वो टेस्ट, इतने साल ही रह सकते हो, या कई सारे कंट्रीज तो बैन ही कर देती हैं। इट इज़ नॉट परफेक्टली मूवेबल, इसीलिए ह्यूमन कैपिटल उतना परफेक्टली दो देशों के बीच में मूव नहीं करता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में। अब हमारा पूरा फोकस किस पे है, ह्यूमन कैपिटल पे। तो अगर हमको ह्यूमन कैपिटल बनाना है, मानव पूंजी का निर्माण करना है, उसका फॉर्मेशन करना है, मतलब कोई ह्यूमन है, कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, और हम चाहते हैं कि वो कैपिटल बने, पूंजी बने देश के लिए, जिससे कि प्रोडक्शन प्रोसेस में वो हेल्प कर सके और देश का डेवलपमेंट कर सके। तो हमको क्या क्या करना होगा।
पहला एक्सपेंडिचर करना होगा एजुकेशन पे, उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई पे खर्चा करना होगा, तभी वो पढ़ेगा, ढेर सारी चीज़ें सीखेगा, उस पर अंदर कुछ स्किल्स डेवलप होंगी, कुछ प्रेफरेंसेस डेवलप होंगे कि अच्छा मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या जो भी है। सेकेंड है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अब कोई व्यक्ति के अंदर कितनी भी स्किल्स हैं, कितनी भी एबिलिटीज़ हैं, लेकिन उसको हर दूसरे दिन कोई ना कोई बीमारी हुई रहती है, या बचपन में जब वो छोटा था तो उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई कि अच्छी हेल्थ सुविधाएं नहीं मिली और वो पूरी तरीके से विकलांग हो गया, जिसकी वजह से जहाँ वो हो सकता था कि आगे चल के वो कुछ उसकी सेंस एबिलिटीज डेवलप करके देश के डेवलपमेंट में हेल्प करे, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी ना होने की वजह से वो रह गया। तो इसीलिए हमेशा अगर आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना है, मतलब अगर देश में, इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना है, तो गवर्नमेंट को एजुकेशन, हेल्थ जैसी सर्विसेज पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है कि जैसे किसी की कोई जॉब है तो बीच बीच में जॉब के टाइम में उसको कुछ नई जो स्किल्स आ गई, जैसे अगर मैं कहूँ कि पुराने कुछ लोग थे जिनकी नौकरी लगी थी टेक्नोलॉजी से पहले, कंप्यूटर नहीं आया था या मोबाइल उतना ज़्यादा नहीं आया था या ऑनलाइन टीचिंग का कोई बात नहीं थी, तो अगर ऐसे लोग आज से 15-20 साल पहले नौकरी में लगे थे और आज चीज़ें चेंज हो गई, तो उनकी प्रोडक्टिविटी और उन जो ह्यूमन कैपिटल है वो बना रहे या इनहेंस होता रहे, उसके लिए उनको बीच बीच में ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी दी जाए। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन का मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि जो लोग जैसे कई ऐसे एरियाज़ में रह रहे हैं, रूरल एरियाज़ में या पिछड़े क्षेत्र में, जहाँ पर ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना अच्छे स्कूल्स हैं, ना अच्छे कॉलेज हैं, ना अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जिससे कि उन लोगों का डेवलपमेंट हो सके और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सके। तो लोग क्या करते हैं, बाहर जाने की कोशिश करते हैं, आसपास के बड़े शहर में जाने की कोशिश करते हैं, बच्चे बाहर जाते हैं, पेरेंट पैसा देते हैं और जाकर किसी दूसरी जगह पर रह के पढ़ते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर वो यूनिवर्सिटी नहीं है या जहाँ पर हम उस सीए की ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं या एमबीबीएस नहीं पढ़ सकते हैं अपने एरिया में। तो इसलिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए भी कुछ माइग्रेशन पे कुछ खर्चे लगते हैं, और वो खर्चे जो है लोग करते हैं ताकि जब बाहर जाके वो कुछ सीख सकें, कुछ पढ़ सकें, कुछ बन सकें। फिर है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का ही ज़माना है, आपके पास आप चारों तरफ से कनेक्ट रहो, इंटरनेट का यूज़ करो, वहाँ से ढेर सारी इंफॉर्मेशंस लो। आज घर पे बैठ कर यूट्यूब की मदद से हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हैं, अपने में डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए एक्सपेंडिचर इंफॉर्मेशन पाने के लिए इंटरनेट पे या जो भी सोर्सेज है इंफॉर्मेशन पे, उस पर भी कुछ पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो ये अगर चीज़ें होंगी, अगर गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों पे खर्चा करती है, तो ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन जो है काफ़ी अच्छी तरीके से होगा। फिर उसके बाद चूँकि हमको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात इतनी कर ली, तो आखिर क्या इम्पोर्टेंस क्या है इसका हमारे लाइफ में या किसी देश के लिए। तो पहला इम्पोर्टेंस है इन्हेंसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अगर ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो उसकी हाँ सफल हो जाता है। कोई बच्चा जो ह्यूमन जो है वो, उसके अंदर कुछ अच्छी स्किल्स आ जाती है, वो कुछ इनोवेट कर सकता है या कोई फैक्ट्री को चला सकता है, तो उससे क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर उसका ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन किया हमने या उसको एजुकेशन और हेल्थ की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई, तो वो कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव कर पाएगा, जो कि उसके लिए, उसके सोसाइटी के लिए और साथ साथ देश के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा एफिशिएंट यूज़ ऑफ फिजिकल कैपिटल, जो भी रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, अगर हमारे पास हमने कोई बड़ी मशीनरी खरीद ली अमेरिका से या किसी दूसरे देश से, और हमारे यहाँ कोई व्यक्ति है ही नहीं जो उसको रन कर सके या उसको चला सके, तो उस मशीनरी तो वेस्ट हो गई, क्योंकि उसका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए अगर हम लोगों के एजुकेशन पे खर्चा करेंगे या उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग देंगे, तब वो क्या कर पाएंगे, जो फिजिकल कैपिटल है उसका इफ़िशिएंटली यूज़ कर पाएंगे और देश का प्रोडक्टिविटी और डेवलपमेंट बढ़ पाएगा। साथ साथ इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें इम्प्रूव होगी, नए इनोवेशंस होंगे अगर लोग पढ़े लिखे रहेंगे, ह्यूमन कैपिटल अच्छा रहेगा तो साथ साथ उस देश को तो फ़ायदा होगा ही, और अगर कोई ह्यूमन है वो अच्छी प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ गई, उसके अंदर कुछ स्किल्स एंड एबिलिटीज़ आ गई,
तो उसके लिए भी फ़ायदा है, उसको अच्छी इनकम होगी और उसकी खुद की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, उसका जो जीवन का स्तर है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सेकंड है पॉजिटिव चेंज इन एटीट्यूड। पॉजिटिव चेंज इन एटीट्यूड का मतलब है कि एक अनपढ़ व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसने कभी पढ़ाई नहीं की है, दुनिया नहीं देखा है, क्या चल रहा है और क्या सही है क्या गलत है, और एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, दोनों के एटीट्यूड में कुछ चेंजेस आते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है उसके अंदर रैशनल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, सही गलत में फ़र्क करने लगता है। कोई भी आके आपको कुछ भी पाठ नहीं पढ़ा सकता है, आपका ब्रेन वॉश नहीं कर सकता, क्योंकि आपने पढ़ाई लिखाई की है, आप समझते हो सिचुएशन को। तो ये एक एटीट्यूड में चेंजेस आते हैं पॉजिटिव। पढ़े लिखे लोगों में एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस होता है। इसके साथ साथ इकोनॉमी का भी वेलफेयर होता है। अगर सारी चीज़ें, ह्यूमन कैपिटल अच्छा है, उसके जो लोग हैं उनकी खुद की लाइफ स्टाइल सुधर गई, वो ज़्यादा पढ़ने लिखने लगे, हेल्थ सारी चीज़ें हो गई, तो इकोनॉमिक भी वेलफेयर होगा। अब इकोनॉमिक वेलफेयर कुछ इंडिकेटर्स जैसे दिए हुए हैं कि अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ या देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद से कैसे इकोनॉमिक वेलफेयर हुआ लोगों को, क्योंकि सरकार ने एजुकेशन पे, हेल्थ पे कुछ पैसे खर्च किए। तो जैसे पहला रियल पर कैपिटा इनकम हमारा कितना बढ़ गया, मतलब लोगों का खुद की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर गई। 1951 में केवल 7651 हुआ करती थी पर कैपिटा इनकम। 2014 एंड 15 में ये 73 के आसपास हो गई, 73,000। तो कई गुना, 10 गुने के आसपास हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, मतलब लोगों की खुद की लाइफ बन गई, चेंज हो गई, क्योंकि उनके अंदर कुछ स्किल्स एंड एबिलिटीज़ थी जिसका वो यूज़ करके पैसा कमा सकते थे, पहले नहीं थी। क्रूड डेथ रेट, जब सारी चीज़ें सुधर गई, उनकी क्वालिटी लाइफ है, एजुकेशन, तो डेथ रेट जो थी वो भी कम हो गई। पहले 25 व्यक्ति पर पॉपुलेशन जो है डेथ रेट थी, अब वो घट के 6.7 आ गई, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट हुआ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम हो गया, मतलब जहाँ पर पहले अच्छी हेल्थ सुविधाएं नहीं थी, तो जन्म लेने के टाइम या उसके कुछ दिनों के अंदर कई सारे बच्चों की डेथ हो जाती थी। अब हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, लोगों ने जो भी डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, हॉस्पिटल इतने अच्छे हो गए हैं, क्योंकि ये, तो वो सारी चीज़ें कम हो गई हैं। लिटरेसी रेट हमारा बढ़ गया, पहले 16.67% था, अब 76 के आसपास हो गया। तो ये कुछ इकोनॉमिक वेलफेयर के इंडिकेटर्स हैं कि कैसे ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हुआ और उससे इकोनॉमिक वेलफेयर भी हुआ। अब इस हिसाब से कहें तो कुछ रिपोर्ट्स हैं जो ये कहती हैं कि इंडियन जो इकोनॉमी है, या इंडिया में जनसंख्या चूँकि इतनी ज़्यादा है और इस जनसंख्या में युवाओं की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, युवाओं की संख्या, तो अगर हम उनको जो भी उनकी नीड्स हैं, अगर उनको हम सबको कुछ ना कुछ ट्रेनिंग दे सकें, कुछ ना कुछ उनके अंदर एबिलिटीज़ डेवलप कर सकें, तो इंडियन इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी बन सकती है, क्योंकि इनके पास युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद है कि अभी भी चूँकि हमने इतनी सारी चीज़ें की, डेवलपमेंट कुछ एरियाज़ में हुए भी, लेकिन फिर भी ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि जितनी अच्छी तरीके से, जितना ऑप्टिमम तरीके से हमको अपना ह्यूमन रिसोर्स यूज़ करना चाहिए अपने देश के डेवलपमेंट में, उतना हम कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो प्रॉब्लम्स कौन सी हैं? पहला है राइजिंग पॉपुलेशन। हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए अच्छी हेल्थ सुविधाएं, अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि गवर्नमेंट के पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं होते हैं कि वो सबको एक बेहतर एजुकेशन दे सके। तो पॉपुलेशन का इतना तेज़ी से बढ़ना हमारे देश में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किसके बीच में? ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन। अगर 10 बच्चे, 20 लोग हैं, तो उनको हम कोई अच्छी स्किल सिखा सकते हैं, या टीचर एक एक बच्चे पर अच्छे से ध्यान देकर उनको पढ़ा सकता है। लेकिन अगर एक ही क्लास में 500 बच्चे बैठे हुए हैं, तो एक एक बच्चे पर ध्यान देना थोड़ा कठिन हो जाता है। वही बात यहाँ पर है कि राइजिंग पॉपुलेशन जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके अलावा हाई रीजनल एंड जेंडर इनइक्वलिटी भी है। मेल एंड फीमेल की पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, तो ज़्यादातर एरियाज़ में फ़ीमेल जो हैं उनको ना उतना एजुकेशन मिल पाता है, ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाती हैं, और इसकी वजह से वो कहीं पर भी, मतलब हम कहें कि आधी पॉपुलेशन जो है हमारी
देश के डेवलपमेंट में कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं कर पाती है। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी होने की वजह से ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन मैक्सिमम लेवल पर नहीं हो पा रहा है। साथ साथ रीजनल डिस्पैरिटी या इनइक्वालिटी भी है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वो मेन एरिया से कटे हुए हैं, ना वहाँ पर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ना अच्छा एजुकेशन है, ना अच्छे जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ में कुछ भी नहीं है। कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़, जो सारी चीज़ें केवल कुछ एरियाज़ में, कुछ ही स्टेट में सीमित है। तो इस वजह से रीजनल इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो जहाँ पर चीज़ें हैं वहाँ के लोगों को तो बेनिफिट हो रहा है, और जिन एरियाज़ में नहीं है वो लोग जो है अभी भी डेवलपमेंट प्रोसेस से कटे हुए हैं। थर्ड प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम है। ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम का मतलब है कि जैसे एक एग्जांपल में लें कि इंडिया में आईआईटीज़ हैं जो कि इंजीनियर्स बनाती है या इंजीनियरिंग की स्किल एंड एबिलिटीज़ डेवलप करने में हेल्प करती हैं बच्चों में। लेकिन होता क्या है, इस आईआईटी को चलाने में सरकार को बहुत सारे पैसे लगते हैं, करोड़ों रुपए लगते हैं एक आईआईटी को चलाने में। और सरकार ये एक्सपेक्ट करती है, इसलिए इतने पैसे खर्च भी करती है कि यहाँ से जो इंजीनियर्स निकलेंगे वो वेल ट्रेंड होंगे, वेल स्किल्ड होंगे, और वो कुछ इनोवेशन करेंगे और देश के डेवलपमेंट में आगे चल के पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन समस्या कहाँ आती है कि यहाँ से पढ़ के आईआईटी से और सारी चीज़ें जहाँ पर गवर्नमेंट के सब्सिडाइज रेट पे लोगों ने पढ़ाई की, और जब नौकरी की बात आती है तब वो किसी दूसरे देश चले जाते हैं, हमारा यूएस से या ब्रिटेन या कहीं और जाके वहाँ सेटल हो जाते हैं, वहाँ पर कमाने खाने लगते हैं। तो खर्चा किसने किया? हमने। हमारी सरकार ने इनको सब्सिडाइज रेट पे पहले राइट टू एजुकेशन, फिर उसके बाद हायर सेकेंडरी, फिर हायर एजुकेशन, बीटेक, सारी चीज़ें सब सब्सिडाइज रेट पे सारी सुविधाएं मुहैया करवाई। और जब अब वापस देने की बारी आई देश को, जो भी सरकार ने या देश ने इनके ऊपर खर्चा किया था, जब फिर से देश को इनको रिटर्न करने की बारी आई, तब ये कहाँ चले गए? दूसरे देश चले गए। और फ़ायदा किसको हो रहा है अब? यूएसए को। बिना कुछ किए इसको फ़ायदा हो रहा है। इसको इतना अच्छा टैलेंट, इतनी अच्छी एबिलिटी वाला व्यक्ति मिल गया, जो कि जिससे तैयार किसने किया था? इंडिया गवर्नमेंट ने। तो ये इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन जो है यहाँ से हमारे जो ब्रेन हमारे डेवलपमेंट में यूज़ होना चाहिए वो कहीं और चला गया। तो ये प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में। इनसफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, मैन जो जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और एक प्लानिंग की कमी नज़र आती है हमारे यहाँ कि सब किसको कौन सी ट्रेनिंग दी जाए, या सबको उनकी पहले एबिलिटीज़ पता लगाई जाए, उनका इंटरेस्ट एरिया पता लगाया जाए। ये सारी चीज़ें उतनी अच्छी तरीके से, ये काउंसलिंग की चीज़ें नहीं होती हैं हमारे यहाँ। इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर। जैसे किसान है, अब किसान ने क्या किया, उसको खेती करनी है तो खेती वो वैसे ही कर रहा है जैसे उसके पिताजी करते थे। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने कभी पढ़ाई नहीं की, कभी यूनिवर्सिटीज़ में, कभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में जाके ये नहीं सीखा कि खेती कैसे करते हैं। जैसे उसके पिताजी करते थे, उन्होंने जैसे सिखाया वैसे ही वो कर रहा है। तो मतलब इसके उसमें कोई नया इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, इन सारी चीज़ों का कोई वो नहीं है। तो इस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है। तो कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लोगों को या किसानों को गांव जगह जाकर कुछ और उनको भी कुछ ट्रेनिंग दी जाए। तो चूँकि ये व्यवस्था नहीं है, इसलिए ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। सेकंड, हाई पावर्टी लेवल। लोग इतनी ज़्यादा पावर्टी है कि बहुत सारे परिवार तो ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो बच्चों के लिए स्कूल की फ़ीस कहाँ से अफोर्ड करेंगे, या बचपन में कोई बीमारी हो गई तो वो महंगे अस्पताल कैसे अफोर्ड करेंगे। और जब ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो वो जो बच्चा है, जो बहुत बड़ा सा समूह है, जो कि पॉवर्टी की वजह से कई सारी सुविधाओं से पीछे रह जाते हैं और आगे उनका उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स भी हैं हमारे यहाँ, मतलब पढ़ाई बहुत होती है प्राइमरी लेवल से लेके हायर एजुकेशन तक, लेकिन एकेडमिक स्टैंडर्ड उतने अच्छे नहीं है। क्योंकि हमारा इसका एक एग्जांपल है कि दुनिया की टॉप 100 या टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में एक भी इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हम वो स्टैंडर्ड ही मैच नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो है ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट। तो बातें आपने सुनी भी होंगी।
दोनों में डिफरेंस है। ह्यूमन कैपिटल क्या है और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। देखो ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन, दोनों में बात ह्यूमन की हो रही है। अब कोई ह्यूमन है, उसके अंदर अगर कोई स्किल्स हैं, कुछ एबिलिटीज़ हैं, तो वो क्या कर सकता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है या प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर सकता है। तो वहाँ पर ये ह्यूमन क्या कहलाएगा, ह्यूमन कैपिटल कहलाएगा। और ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब इस ह्यूमन की लाइफ में सुधारा जाए, इसकी खुद इसको अच्छा एजुकेशन मिले और इसका हेल्थ अच्छा रहे, इसका खुद का डेवलपमेंट हम, वो कभी ऐसी ना हो कि इसको हमेशा बीमारी जकड़े रहे, मतलब इसको इसके हैप्पीनेस लेवल बढ़ जाए। तो इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। वन पीपल आर एजुकेटेड एंड हेल्दी दे विल बी एबल टू मेक चॉइसेस। Human beings are ends in themselves. Human welfare should be increased through investment in education and health. Investment in education and health is productive even if it does not lead to rise in production of goods and services. कई बार क्या होता है कि बहुत लोगों को एजुकेशन मिलता है तो भले वो कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी चूंकि उनकी खुद का डेवलपमेंट हो गया, वो पढ़े लिखे हो गए, वो अब हैप्पी हैं, वो अच्छी चॉइसेस मेक कर सकते हैं, तो उसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट बोलते हैं। और जब वही ह्यूमन जो है उसके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ होती हैं जो कि दूसरों के लिए या देश के लिए भी काम आती हैं, देश के प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, तब उसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। अब हमको बात करनी है ह्यूमन जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसका जो मेन सोर्स है वो है एजुकेशन। तो हम देखेंगे कि एजुकेशन सेक्टर में इंडिया ने क्या किया, कब से स्वतंत्र हुए उसके बाद से एजुकेशन सेक्टर कैसा रहा हमारा। तो सबसे पहले तो ये है कि एजुकेशन की मीनिंग क्या है। एजुकेशन और लिटरेसी दो अलग अलग वर्ड है। शिक्षित होना और साक्षर होना दो अलग अलग वर्ड। लिटरेसी में अब कहते हैं कि 7 साल से ऊपर का व्यक्ति है, किसी एक भाषा में उसको लिखना पढ़ना और समझना आ गया, बोलना आ गया, तो वो लिटरेट है अगर किसी एक भाषा में। एजुकेशन उससे काफ़ी ब्रॉड उदाहरण है। एजुकेशन का मतलब 3 लेवल पे पढ़ाई, प्राइमरी में पढ़ाई की उसने, सेकेंडरी लेवल पे, फिर हायर एजुकेशन गया वो। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज। वो केवल ये नहीं कि आपको किसी एक लैंग्वेज में पढ़ना लिखना बोलना आता है तो आप एजुकेटेड हैं, नहीं। एजुकेशन मतलब क्या, कि आपके पास कोई नॉलेज है, आपके अंदर कोई स्किल्स हैं जिससे कि आप देश के ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो वो एजुकेशन है। मतलब हो सकता है कि आपने किसी जगह पे कोई ट्रेनिंग ली हुई है, तब कहेंगे कि हाँ आप एजुकेटेड हो। या आपने हायर एजुकेशन में बीटेक किया या बीए किया जिससे आपके अंदर कुछ स्किल्स आ गई, आपका नॉलेज ब्रॉड हो गया, तब हम कहेंगे कि आप एजुकेटेड हो, लिटरेट। और कोई लिटरेट व्यक्ति है, कोई 15 साल का गांव का व्यक्ति है, उसको हिंदी में पढ़ना लिखना बोलना आता है, लेकिन उसके पास कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है, कोई उसके पास डिग्री नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो लिटरेट तो है लेकिन एजुकेटेड नहीं है। ठीक है, तो एजुकेशन का मतलब ये हुआ। अब एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, सबको पता है कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है उसके लाइफ में। पहला तो जब आपको अच्छा एजुकेशन मिलेगा तो आपके अंदर कुछ स्किल्स या जो भी ज़रूरी स्किल्स हैं उनका डेवलपमेंट होगा। सेकंड है प्रमोटिंग रैशनल थिंकिंग। एजुकेटेड व्यक्ति सारी चीज़ें सोचता है, समझता है, सब में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप डेवलपमेंट करता है। कोई भी उसका दिमाग नहीं आके भर सकता है या उसका कोई ब्रेन वॉश नहीं कर सकता है। उसके बाद है इनेबल ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन ग्रोथ प्रोसेस। अगर जनसंख्या ज़्यादा एजुकेटेड होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देश के ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फोर्थ, सोशल इविल्स कैन बी इरेडिकेटेड एंड डेवलपमेंट ऑफ थॉट एंड एक्शन कैन बी अचीव्ड। जब लोग इलिटरेट होते हैं तो जो सामाजिक बुराइयां हैं, अंधविश्वास है, उन सारी चीज़ों में वो लिप्त रहते हैं। और जब लोग एजुकेटेड हो जाते हैं तो ये जो सामाजिक बुराइयां हैं, अंधविश्वास है, छुआछूत है, जाति प्रथा है, किसी अपने को ऊंचा मानना, किसी को नीचा मानना, ये सारी जो सोशल इविल्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं अगर एजुकेशन लेवल लोगों का अच्छा हो जाए तो। इसीलिए हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैसे कैसे 1950 और उसके बाद से लेकर आज तक कैसे उन्होंने एजुकेशन को लिया, कितना उन्होंने उस पर खर्चा किया और उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ। तो एजुकेशन पे जो ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन जो है, या गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर पे, एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर है, उसको मेनली दो तरीके से देखते हैं। पहला एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर,
जैसे गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर कर रही है 100 रुपये, तो कई सारे क्षेत्र पे, इसमें से हम देखेंगे कि एजुकेशन पे कितना, क्या 5 रुपये खर्च कर रही है या 10 रुपये। तो एक तो हो गया टोटल एक्सपेंडिचर में से गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है, इससे पता चलेगा कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में एजुकेशन है या नहीं है। और सेकेंड है एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब सेकेंड मेथड है जीडीपी का कितना परसेंट जो है, 1% या कितना परसेंट, तो मतलब इससे पता चलेगा कि एजुकेशन लेवल और उसका महत्व क्या है पूरे देश के लिए। इन सारे दो तरीके से हम देखेंगे, एक तो टोटल एक्सपेंडिचर में एजुकेशन पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, और दूसरा जितना भी एजुकेशन में एक्सपेंडिचर हो रहा है वो जीडीपी का कितना परसेंट है। तो बात करें अगर 90 स्टार्टिंग से लेकर 1952 से तो 2014 के बीच में टोटल एक्सपेंडिचर में एजुकेशन का जो एक्सपेंडिचर है वो पहले 7.9 होता था, जो कि 2014 में बढ़ के 15.7 हो गया, मतलब 2 गुना हो गया टोटल एक्सपेंडिचर में एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर। और जीडीपी का परसेंटेज तो पहले 0.6 होता था, अब 4.3 के आसपास है, मतलब ये काफ़ी गुने बढ़ गया। तो इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर पे कुछ सीरियस एफर्ट्स किए हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन टेक्स ए मेजर से, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है काफ़ी हिस्सा जो है उसका वहाँ पर जाता है, और हायर एजुकेशन में हिस्सा अभी भी कम खर्च होता है एजुकेशन पे। 2014-15 में पर कैपिटा पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन डिफर्स कंसिडरेबली, जो हमने बात की थी इनइक्वलिटी की। जैसे हिमाचल प्रदेश में एक व्यक्ति पे 34,651 के आसपास रुपए खर्च होते हैं, और वहीं बिहार में ये केवल आंकड़ा 4,000 के आसपास है। तो दो क्षेत्रों के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ज़्यादा जब एजुकेशन पे खर्चा हिमाचल में होता है तो ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन भी वहाँ पर ज़्यादा होगा बजाय कि बिहार के। ये कुछ दिखा इनइक्वलिटीज़ के बारे में बात होगी। इसके अलावा एजुकेशन कमीशन ने कहा, रिकमेंड किया था 1964-66 में एक एजुकेशन कमीशन बना था जिसने रिकमेंड किया था कि गवर्नमेंट को अपनी जीडीपी का, अगर हमारी जीडीपी हम कहें कि $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो उस जीडीपी का मिनिमम 6% जो है वो एजुकेशन पे खर्चा करना चाहिए, जो टारगेट अभी भी हमने अचीव नहीं किया। अभी हमने बात किया 2014 में एजुकेशन जीडीपी का जो रेशियो है वो 4.2 या 3% के आसपास है, 4.1%। तो ये एजुकेशन कमीशन ने 66-64 में ही कह दिया था कि 6% कीजिए, लेकिन हमने अभी भी उसको 4% पे ही रखा है, मतलब अभी भी हम कहीं ना कहीं उस पर लैग कर रहे हैं। तपस मजूमदार कमेटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1988, एक्सपेंडिचर ऑफ अराउंड 1.73 लाख करोड़ एक कमेटी थी। इसने कहा कि अगले 10 सालों में गवर्नमेंट अगर चाहती है कि सारे बच्चे जो हैं 6 से 14 साल की उम्र के वो स्कूल में आ जाए पढ़ने के लिए, तो हमको 1.37 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और भी कई सारे काम किए एजुकेशन के सेक्टर में, जैसे 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राइट टू एजुकेशन एक्ट ला दिया। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो स्टार्टेड लेविंग 2% सेस, 2% का सेस गवर्नमेंट लगाने लगी। जैसे जितने भी टैक्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टैक्सेस हैं, अगर हम कहें कि इनकम टैक्स है, वो सबको अपनी इनकम का 10% पार्ट जो है वो सरकार को टैक्स देना है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इस पे 2% का हम और लेंगे एजुकेशन सेस, और वो जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसको हम केवल और केवल एजुकेशन पे खर्च करेंगे। तो ये गवर्नमेंट का तरीका था एजुकेशन को फंड करने का। राइट टू एजुकेशन का एक्ट आया था, कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्ट है आर्टिकल 21। कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल शामिल किया गया, नया जोड़ा गया 21A, जिसमें कहा गया कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑल चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर, मतलब 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो एजुकेशन सेक्टर में जब इतने सारे खर्चे हुए तो उसमें कुछ अचीवमेंट्स भी रहे। जैसे पहले तो हमारी लिटरेसी रेट बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो गई 1990 में। अभी हमने देखा था इससे पहले कि 47-50 में हमारी लिटरेसी रेट 16.6 के आसपास थी, आज के टाइम पे वो बढ़ के 76 हो गई।
मेल एंड फीमेल की लिटरेसी भी रिस्पेक्टिवली मेल की 81% और फीमेल की 63% हो गई। प्राइमरी कंप्लीशन रेशियो मतलब सब लोगों में कितने परसेंट लोग हैं जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट किया है, तो ये भी रेशियो 94-99 के आसपास आ गया। यूथ लिटरेसी रेशियो मतलब जो यूथ पॉपुलेशन है उसमें से लगभग 92% मेल्स जो हैं वो पढ़े लिखे हैं और 87% फीमेल्स। तो ये कभी 76 से बढ़ के यहाँ तक आया। मतलब एजुकेशन में कुछ अचीवमेंट्स हैं हमारे, लेकिन फिर भी कुछ अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। सबको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। तो क्या प्रॉब्लम्स है? पहला प्रॉब्लम तो अभी भी हाई इलिटरेसी रेट है। हाँ ठीक है कि हमने 76% अचीव किया, लेकिन फिर भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड जो इस हिसाब से 76% बहुत कम है। अभी भी 24% पॉपुलेशन हमारी इलिटरेट है। तो ये अनएजुकेटेड की तो बात ही छोड़ दीजिए। एज पर 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट इज 74.04। नियरली 20% ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 6 to 14 आर स्टिल नॉट गोइंग टू स्कूल। मतलब 6 से 14 साल के बच्चों में अभी भी 20% ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते। तो ये एक प्रॉब्लम है। सेकंड है जेंडर बायस। जेंडर बायस का मतलब मेल्स को तो पेरेंट जो है या गांव के लोग स्कूल भेज देते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चियों को अभी भी स्कूल जाने में कई सारी जगहों पे उनको उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। या अगर बेटा है तो उसको बाहर भेज देते हैं कि हाँ तू दिल्ली चला जाए या कहाँ चला जाए तैयारी करने। बेटी को शहर से दूर भेजने से अभी भी लोग कतराते हैं। तो ये जेंडर बायस की बात हो गई जो कि प्रॉब्लम है एजुकेशन सेक्टर में। लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग है। एजुकेशन तो उतनी अच्छी है नहीं है, साथ साथ लोगों को कोई ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि उनका कोई तो एक स्किल आ जाए जिससे वो आगे चल के अपना एम्प्लॉयमेंट पा सकें। तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग की कमी है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। लो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है। इनसफिशियंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हमने कहा अभी कि 6% का टारगेट है और गवर्नमेंट अभी भी 4% ही कर रही है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन करने से प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि गरीब बच्चे उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। लो एक्सेस लेवल इन रूरल एरियाज। अर्बन एरियाज में या शहरों में तो बहुत सारे स्कूल मिल जाएंगे, लेकिन गांव के क्षेत्रों में स्कूल की अवेलेबिलिटी या उनका स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है? तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है कि एजुकेशन फॉर ऑल की अगर बात करें कि सबके लिए एजुकेशन, तो अभी भी ये अचीव नहीं हुआ है। क्यों? अभी हमने बात की कि 6 से 14 साल के बच्चों में ही केवल 20% बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। तो हायर एजुकेशन तक तो पहुँचते पहुँचते कोई बच्चा 5 पढ़ के ड्रॉप आउट हो गया, कच्चा 8 पढ़ के ड्रॉप आउट हो गया, 10 के बाद किसी ने कंटिन्यू नहीं किया, बहुत सारे 12 के बाद कंटिन्यू नहीं करते। तो अभी भी सबके लिए एजुकेशन जो है वो अभी भी हमारे लिए एक ड्रीम ही है। जेंडर इक्वलिटी बेटर देन बिफोर। मतलब मेल्स एंड फीमेल्स के बीच में जो इक्वलिटी है वो अभी भी उतनी नहीं है कि मेल एंड फीमेल दोनों को पूरे सोसाइटी में समान सब कुछ है, एजुकेशन से लेकर सारी चीज़ें। लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ ये कह सकते हैं कि बेटर देन बिफोर है, पहले से सुधर गई हैं चीज़ें। सेकेंड थर्ड है हायर एजुकेशन ए फ्यू टेकर्स। हायर एजुकेशन ए फ्यू टेकर्स का मतलब है कि बहुत सारे बच्चे जब तक जैसे सब्सिडाइज रेट पे या आरटीआई या काफ़ी सारी गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं उससे प्राइमरी में तो एडमिशन ले लिया उन्होंने, 12th तक किसी वक्त कर लिया, लेकिन हायर एजुकेशन में अभी भी पहुँचते पहुँचते संख्या काफ़ी कम हो जाती है। मतलब ए फ्यू टेकर्स, कुछ ही लोग हैं जो हायर एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी तक पहुंच पाते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी ड्रॉप आउट हो जाते हैं। और इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स भी थोड़ी कम हो जाती हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन में ज़्यादा स्पेंडिंग्स हैं और हायर एजुकेशन में कम है। लेकिन सारी चीज़ें चूँकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो अभी भी इसको अचीव करना थोड़ा सा लग रहा है कि आप फ्यूचर में हम इन सारी चीज़ों को अचीव कर लेंगे। उसमें अभी भी टाइम है। फ्यूचर आने वाले टाइम में हमारे लिए ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। सबके लिए एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी और हायर एजुकेशन तक सबको पहुंचाया जाए जिससे वो
उनके अंदर अच्छी से अच्छी थिंकिंग और अच्छा से अच्छा स्किल डेवलप हो सके।